तो मतलब उन्हें पता ही नहीं था कि उनका पति अघोरी है रात को। एक छोटा सा लड़का जो भूतों को देख सकता है, वो भी भूत मतलब ऐसे ही भूत नहीं, मतलब एकदम ग्रोटेस्क जो है। दिन में वो बदलती रहती थी, वो खाना खाते टाइम एक छोटी लड़की हुआ करती थी, रात में वो कोई बुढ़ी औरत का रूप ले लेती थी। आई मीन इट्स नॉट फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। एक दुनिया है जो हम देख नहीं सकते और हम उसी दुनिया के साथ डील करते हैं दिन और रात। तो जितने भी भूत प्रेत मेरी किताबों में से बाहर निकल कर आएंगे वो अभी यहाँ है। वर्टिगो तो अभी भी है। एक तो आई जस्ट नोटिस, जैसे आपने पॉडकास्ट स्टार्ट होने से पहले बोला था ना कि हम कुछ भी ऐसी बात करते कुछ ना कुछ होता है, अभी लाइट फ्लिकर हो गई एकदम से। दे टेक इट एज एन इन्विटेशन कि हम लोग उनको बुला रहे हैं। एक लड़की पोजेस्ड थी, उसका केस हम लोग बोल रहे थे और लाइट्स चली गई। टोटल ऑडिटोरियम में ऐसी लाइट्स एक साथ चली गई, हमारे ही ऑडिटोरियम में। लोग चिल्लाए क्योंकि वो स्टोरी भी वैसी थी और ऊपर से ये माहौल ऐसा था। आई एम वेरी एक्साइटेड टुडे क्योंकि आज हमारे साथ है नील द सिल्वा और आज हम पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, हॉरर स्टोरीज और उनकी हॉरर बुक्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो हाय, कैसे हैं आप? बस आई एम ग्रेट। और बस थोड़ा सा दिल्ली की आपकी जो गर्मी है वो सह रहे हैं, बट अदरवाइज अभी हॉरर की बातें करेंगे तो फिर वो चिलिंग एटमॉस्फेयर अपने आप बन जाए। करेक्ट, ये तो है। दिल्ली में गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो रही है, बट दिल्ली की गर्मी से ज़्यादा हॉट टॉपिक्स है आपकी बुक्स। आप ये बताओ, आप हॉरर जॉनर में कैसे है, लाइक हॉरर बुक्स एंड ऑल कैसे? तो ये तो बहुत लंबी कहानी है, बट लेट्स कट इट शॉर्ट। हॉरर का जो मैं फैसिनेशन था वो पहले से ही था। मतलब ऐसा कहा जाता है कि द ऑथर डज नॉट चूज व्हाट टू राइट, लेकिन द स्टोरी चूजेस द ऑथर। तो मेरे साथ कुछ ऐसे ही था, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर उस टाइम पर था मेरे घर में भी बहुत सारी किताबें रहती थी। मेरे डैड जो थे वो एक बहुत बहुत बड़े बिब्लियोफील थे, मतलब वो बुक्स कलेक्ट करते थे और लाइक 5,000 से ऊपर किताबें ईजीली हमारे घर पर थी, ऑफ ऑल जॉनर्स, लैंग्वेजेस, ऑथर्स। जो नहीं भी पता हो, नहीं भी सुना हो, वैसे बुक्स हमारे घर पे पाई जाती थी। और हमें फ्रीडम था कि जो पढ़ना है पढ़ो, देयर इज़ नो सेंसरशिप। तो हम कोई भी बुक उठा लेते थे, पढ़ लेते थे। और आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक 80s की बात, जब कोई डिस्ट्रैक्शन ऐसा नहीं था, जो मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे, टीवी भी सिर्फ आ रहा था, सैटेलाइट टीवी भी नहीं था उस टाइम पर। तो हमारा जो एंटरटेनमेंट था वो प्राइमरीली मेजर बुक्स ही था, किताबें ही थे। और बुक्स पढ़ते पढ़ते ऑफकोर्स मैंने स्टार्ट किया टिंकल, अमर चित्रकथा, इन बुक से। और फिर मैं गया नॉवेल्स पर, और फिर नॉवेल्स के बाद पता नहीं कब मैं हॉरर पढ़ने लगा। तो जब मैं 7th तक पहुंच चुका था, 7th स्टैंडर्ड तक, मैंने ड्रैक्युला भी पढ़ ली थी, फ्रैंकेनस्टाइन भी पढ़ लिया था। एपिक थी वो तो। और वो तो अपने टाइम पे और वो तो मतलब ऐसा नहीं था कि मैं उस टाइम पे एक बहुत ही डरपोक बच्चा था। सो आई यूज्ड टू गेट स्केयर्ड ऑफ ऑलमोस्ट ईच एंड एवरीथिंग। जो सब कॉमन फोबियाज जो हैं, सारे फोबियाज मुझ में थे। अच्छा। चाहे डार्कनेस का बोलो, लोनलीनेस का बोलो, है ना, क्लॉस्ट्रोफोबिया, वर्टिगो तो अभी भी है। तो दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स ये दिमाग में था। लेकिन जब मैं वो हॉरर की बुक्स पढ़ता था ना, इट वाज लाइक थेरेपी। पता नहीं क्यों आई यूज्ड टू फील कि ठीक है, ये डीमंस को तो मैं मार सकता हूँ क्योंकि ये बुक्स में है। और वैसे ही पढ़ते पढ़ते एक दिन मैंने सोचा कि ऐसी दुनिया है, मुझे भी बनानी है। दैट्स राइट। मतलब एक तो आई जस्ट नोटिस, जैसे आपने पॉडकास्ट स्टार्ट होने से पहले बोला था ना कि हम कुछ भी ऐसी बात करते कुछ ना कुछ होता है, अभी लाइट फ्लिकर हो गई एकदम से। तो ऐसी चीज़ें करते हो स्पेशली एट नाइट। ये तो बहुत ही कॉमन है। आप हॉरर वगैरह, पता नहीं आप इस थियरी में बिलीव करते हो या नहीं, आपकी ऑडियंस बिलीव करती है या नहीं, बट द थिंग इज, मैंने सुना है, एक्सपीरियंस भी किया है कि एक दुनिया है जो हम देख नहीं सकते और हम उसी दुनिया के साथ डील करते हैं दिन और रात। क्योंकि आई एम एन ऑथर, तो मुझे एक तो वो सोचना भी पड़ता है, सोच कर लिखना भी पड़ता है, तो वो कहानियाँ मेरे दिमाग में हैं। तो जितने भी भूत प्रेत मेरी किताबों में से बाहर निकल कर आएंगे वो अभी यहाँ है। और जब मैं लिख रहा हूँ उन कहानियों को, तो मैं कहीं ना कहीं उनको उकसा रहा हूँ, प्रोवोक कर रहा हूँ, और वो देखने आ जाते हैं। कभी हो गए प्रोवोक? तो जैसे तो ऐसे किससे अभी ठीक है, ये सब हम विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट जैसे कहते हैं ना, प्रोबेबली वैसे ही मैं कह रहा हूँ। तो मेरा एक क्वर्क है, एक मेथड ऑफ राइटिंग। तो जब मैं बेसिकली जब स्टोरीज का आउटलाइन या कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाने वाला होता तो आई डोंट स्टे इन माई हाउस। तो मैं एक या तो आई विल गो टू अ
place, a city which is unknown to me, like या तो I'll book a hotel room or something like that, stay there, और एक 5-10 दिन मैं उधर अकेले में रहूँगा एंड आई विल डेवलप माई स्टोरी और वापस आकर मैं लिखूँगा ऐसा. तो ये मेरा एक मेथड है. तो जब मैं ऐसे आइसोलेटेड लोकेशन में जाता हूँ जहाँ जिसका रेपुटेशन ही हॉन्टेड रहता है पहले तो. अच्छा. ऐसे जानबूझ के ऐसी जगह पे जाना है. वो डर तो पहले आपको लगना चाहिए ना, फिर भी आप सबको डराओगे ना. आपको रोमांस बुक लिखनी है तो फर्स्ट यू हैव टू फील लव. हॉरर में भी वही कॉन्सेप्ट है. तो आई गो देयर, आई चैलेंज माई सेल्फ और मैं लिखता हूँ. तो इस सिचुएशन में मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की हुई है. जैसे कुछ एग्जांपल दो. अब आपने पता नहीं आपने शैडो पीपल के बारे में. हाँ, यस. तो ये तो मेरे साथ किस्से बहुत कॉमनली हो जाते हैं. अब एक चंडीगढ़ का सीक्वेंस था जब मैं लिख रहा था, एक मेरी नॉवेल थी और मैं गया था चंडीगढ़ में. मैंने एक रूम बुक किया, दैट वाज सेक्टर 17 एंड आई स्टार्टेड राइटिंग. इट वाज मतलब नॉवेल का मुझे एक इम्पॉर्टेंट सीन ही लिखना था उस दिन. मैंने उतना ही प्लान किया था. तो डिनर होने के बाद एट 8 o'clock मैं सेटल हो गया और वो सीन लिखने बैठा. अब वो सीन था वशीकरण का सीन. अच्छा. तो उसमें डिमोनिक पोजीशन था और वो मुझे लिखना भी था, मतलब पूरा उसके अंदर डुबकी लगा के लिखना था. बिकॉज ऐसे सीन्स आप सुपरफिशियली नहीं लिख सकते हो. क्योंकि आपको उसमें मंत्र भी ये सब कुछ डालना है, रिचुअल्स डालने हैं, प्लस वो डिमोनिक प्रोग्रेशन कैसा होता है उस सब में एकदम सराबोर होके आई वाज राइटिंग इट. ठीक है. एंड लिखते लिखते कब पता नहीं मिडनाइट हो गया, कब रात पलटी, मतलब 2 बज गए. और उस टाइम पर सबसे पहली बार मुझे ऐसा फीलिंग हुआ कि उस रूम में कुछ है. ओके. मतलब ऐसे बात करोगे तो आई विल आल्सो फील स्कैर्ड. तो बट फिर कैसे, क्या हुआ? तो लैपटॉप यहाँ था, मैं लिख रहा था और ऐसे मुझे लगा कि कुछ है. पलट के देखा तो कुछ नहीं था. ठीक है. सेकेंड टाइम ये फील हुआ थोड़े मिनट बाद. तो उस टाइम पे मैंने देखा तो फिर ऐसे लगा. उस टाइम पर एक मूवमेंट का एहसास हुआ कि कुछ है इधर, प्रेजेंस है डेफिनेटली. और जब मैंने कुछ और मिनट्स के बाद जब हुआ ये तो थर्ड टाइम, तो तभी तो मेरा रिफ्लेक्स एक्शन ऐसा था कि मतलब मैंने तुरंत देखा और 1 सेकंड के लिए वो चीज़ वहाँ थी. अच्छा. मतलब यू सॉ इट क्या फॉर अ सेकंड में भी. ठीक है. और वो चीज़ ऐसी थी ना कि एक बहुत लंबा सा शैडो फ्लोर से लेके सीलिंग तक. अच्छा. और मतलब वो होटल रूम का जो वार्डरोब्स होता है ना, हाँ, वो वार्डरोब से लग के ऐसा खड़ा था स्टाइल में. ओके. तो फिर क्या कह रहा? और फिर वो गायब हो गया. तो ये जो चीज़ें, मैं डर गया. ऑफ कोर्स मुझे ऐसा, मैं इतने आसानी से डरता नहीं हूँ इन सब चीज़ों से. लेकिन फिर मुझे ऐसा फील हुआ कि ये कुछ है और मैं लिख रहा हूँ भी ऐसी चीज़ें और ये कुछ इधर मंडरा रहा है. तो मैंने लैपटॉप भी बंद कर दिया, मैं सो गया. फिर मैं आ गया इधर वापस, वो सीन सब खत्म हो गया एंड ऑल दैट. मैं वापस आ गया. तो तब मैंने थोड़ा सा रिसर्च वगैरह किया कि ऐसा क्या होता है. तब मैंने देखा कि ये शैडो पीपल कहलाता है इन लोगों को. अच्छा. और शैडो पीपल एक ऐसा रहता है, एक इंटरडिमेंशनल बीइंग आप मान लो, जो कि मतलब किसी दूसरे स्पेस से, डायमेंशन से आकर आपको देखते हैं. या तो आप उसको डेड स्पिरिट्स भी समझ सकते हो. मतलब कोई अगर डिसीज्ड जो लोग हैं उनके स्पिरिट्स घूमते रहते हैं. अब क्या होता है कि आप जब लिखते हो ऐसी चीज़ें, आप ये स्टोरीज, डरावनी बातें करते हो, डरावनी स्टोरीज लिखते हो, या तो डरावनी स्टोरीज आप शेयर भी करते हो एक दूसरे के साथ. कभी कभी हम दोस्तों के साथ ऐसी स्टोरी शेयर करते हैं. तो इन सब चीज़ों से ये उत्तेजित हो जाते हैं क्योंकि इनको पता चलता है कि हमारी बातें हो रही हैं. एंड प्रॉबेबली दे कम टू सी, दे थिंक, दे टेक इट एज एन इन्विटेशन कि हम लोग उनको बुला रहे हैं. तो ये जब मैंने पढ़ा तो मुझे बहुत सारे इसमें ये क्या बोलते हैं ना, मार्कर्स ऐसा महसूस हुआ कि यस, दिस इज व्हाट आई वाज डूइंग. ऐसा हुआ. और ये मुझे फीलिंग हुआ, बहुत कुछ रिलेट हुआ. तो ये एक फीलिंग है जो मुझे सिर्फ चंडीगढ़ ही नहीं, उसके बाद बहुत सारी जगहों पे हुआ है. बट वो फर्स्ट चंडीगढ़ में हुआ आपको? और सिर्फ उतना ही नहीं, थोड़े टैंजिबल चीज़ें और होती हैं. जैसे फॉर एग्जांपल लाइट्स फ्लिकर होते हैं. जैसे जस्ट हाँ, ये तो एक ही बार फ्लिकर हुआ था. चंडीगढ़ की हालत तो बहुत ख़राब थी. फिर पनवेल में मैंने एक बार लिखा था, तो उस टाइम पर भी लाइट्स फ्लिकर हुआ था. गोवा में एक होटल रूम मैंने बुक किया था कैलंगुट बीच के पास. अच्छा. वहाँ तो लाइट्स फ्लिकर होना बंद ही नहीं हो रहे थे. ओके. आई होप ऐसा यहाँ ना हो. ठीक है. ओके. लेकिन बाकी रूम सब ठीक थे. ये तो फिर भी ठीक है.
पूना लिट फेस्ट, अच्छा। जहाँ इतनी बड़ी ऑडियंस थी, 300 लोग बैठे थे हमारे ऑडिटोरियम में, और मैं और जय अलानी, मेरे जो को ऑथर हैं, हम दोनों ऐसे ही हॉरर की बातें कर रहे थे ऑडियंस की। ऑडियंस बैठी थी और एक स्टोरी हमने शुरू की, बात मतलब टू डिस्क्राइब, जैसे पैरानॉर्मल था, एक लड़की पोजेस्ड थी, उसका केस हम लोग बोल रहे थे, और जय एकदम अपने साइलेंट पॉडकास्टर की जो आवाज़ है उसकी, उसमें वो स्टोरी धीरे धीरे से बता रहा था, अच्छा, अच्छी तरह से, और ऑडियंस एकदम सुन रही थी। और ये कैसा था ना, ओपन एयर था। हाँ। तो जैसे ही जय एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आया, हाँ। लाइट्स चली गई। ओके। टोटल ऑडिटोरियम में ऐसी लाइट्स एक साथ चली गई, हमारे ही ऑडिटोरियम में। लोग चिल्लाए, क्योंकि वो स्टोरी भी वैसी थी और ऊपर से ये माहौल ऐसा था। और बाहर हम लोग देख रहे तो लाइट्स ठीक है हर जगह, बस वही सिर्फ हमारे यूनिट में वो लाइट्स चली गई है। ओके। फिर वापस से लाइट्स आई, लेकिन वो जो फील था, अभी ये कोइंसिडेंस कहो या जो भी कहो, लेकिन आप देख सकते हो, आप समझ कुछ ना कुछ होगा, या तो माइक खराब होगा, या तो कुछ तो बुरा होना मतलब बनता है उस टाइम पे। और अच्छा ही है, क्योंकि वैसा होता है तो हमें एक साइन मिल जाता है कि ठीक है, यू आर ब्लेस्ड, आप चलो आगे बढ़ो, हमारी कहानियाँ लिखो। अच्छा, ठीक है। मतलब बट आई फील लाइक ना, ये लाइन चाहे वो हॉरर हो, चाहे इससे कुछ भी इस पूरी फील्ड से रिलेटेड हो, काफ़ी डेंजरस भी है। बिकॉज आई हैव सीन केसेस जहाँ पे ना ऑथर्स या जो फिल्म स्टार्स भी होते हैं, या जो इस लाइन में काम कर रहे हैं, चाहे कैसे भी, उन पे बहुत मेंटल इफेक्ट्स भी पड़ते हैं। कोई ऑथर, मैंने शायद एक बाहर के ऑथर के बारे में पढ़ा था, वो इतनी हॉरर स्टोरीज लिखते थे, उन पर इतना मेंटली उस चीज़ का इफेक्ट पड़ा दैट ही वेंट मैड, लाइक टोटली। एंड उस चीज से लाइक डर भी लगता है कि व्हाट साइकोलॉजिकल बहुत है ना, साइकोलॉजिकल, क्योंकि हम जब हॉरर लिखते हैं तो एक तो हॉरर इज अ वेरी डीप एंड डार्क फैंटेसी, तो हम लोग को फैंटेसी का एक ऐसा वर्ल्ड क्रिएट करना है जो डरावना है। हाँ। और जिसका मतलब सिर्फ मैं जंप स्केयर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जंप स्केयर्स में वो फिल्म में अच्छे लगते हैं, हाँ। लेकिन जब हम बुक लिखते हैं ना, तो वो पूरा कॉन्सेप्ट डरावना होना चाहिए। पूरी जो आप दुनिया बना रहे हो ना, वो दुनिया इतनी डार्क होनी चाहिए कि आपका रीडर वो पढ़कर मतलब वो उनके दिमाग में बैठ जाए। इमर्सिव जो बोलते हैं उसको, हम लोग को वो वर्ल्ड वैसा बनाना होता है। तो ये जब आप करते हो ना, तो ऑफकोर्स आप फ्रस्ट्रेट होंगे, ऑफकोर्स ये चीज़ें होंगी। और ये जो मैंने शैडो पीपल भी अभी आपको कहा, उसमें 99.9% मैं बिलीव करता हूँ कि वो एक साइकोलॉजिकल फीलिंग ही था। इट वॉज नॉट रियल। मैं लिख रहा था तो मुझे वो दिख गया, है ना, लेट्स बी रैशनल अबाउट इट। तो ये ऐसी ही चीज़ें होती हैं, ये सब साइकोलॉजिकल ही है। तो जब मैं पहले लिखता था तो ऐसे मतलब पूरा डूब कर जो मैं फीलिंग लगाकर ऐसे उस दुनिया में घुस जाता था एकदम। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब आई ट्राई टू, ये जो आपने किस्सा बताया ना, ऐसे किस्से मुझे भी बहुत पता है, जहाँ मतलब हॉरर ऑथर्स या हॉरर फिल्म मेकर्स, इवन हॉरर एक्टर्स, दे हैव गॉन आउट ऑफ द लाइक उनका सेंसेस या कुछ हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल फिल्म लोकेशंस को भी माना जाता है कि ये बहुत हॉन्टेड लोकेशन है, वो इसलिए क्योंकि वो सब लोग उसी की बात कर रहे हैं बहुत दिनों तक, तो ऑफकोर्स वो कॉन्जर हो जाता है दिमाग में। तो इसीलिए मैं बिलीव करता हूँ कि आप अगर इतने नेगेटिविटी में डूब रहे हो तो आपको लाइफ में पॉजिटिविटी चाहिए। एंड दैट इज़ वाई मेरा सिस्टम ऐसा है कि आधा दिन, आधे से ज़्यादा थोड़ा, मेरा हॉरर राइटिंग, हॉरर प्लानिंग, हॉरर आउटलाइनिंग, ये सब चलते रहता है, हॉरर रिसर्च जो है। लेकिन दिन में 3-4 घंटे आई गिव इट टू अ पॉजिटिव आउटलुक इन लाइफ। फॉर मी दैट इज फिटनेस, रनिंग या जो भी हो। तो वो उतना काफ़ी है। आपका माइंड उस दुनिया से बाहर आकर यू फील दैट ऑल इज गुड, ऑल इज वेल। टू बी ऑनेस्ट, जैसे मैं भी कभी, जैसे आई ऑल्सो राइट, तो जब मैं भी कोई स्टोरी लिखती हूँ तो उतना घुस जाते हो ना आप उस चीज़ में कि थोड़ा निकलना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। 24/7 वही दिमाग में चलता रहता है, व्हाट नेक्स्ट। स्पेशली जब आप हॉरर जैसी कोई चीज़ के बारे में लिख रहे हो, ऐसे इंसिडेंट्स लिख रहे हो, तो मेरे को लगता है तब तो पॉजिटिव आउटलुक होना बहुत ज़रूरी है, वरना बहुत सीरियस इम्पैक्ट पड़ सकता है आपके खुद के ऊपर हो जाता है। और फिर बाद में वो चीज़ें रियल आपको दिखने लग जाती है एट अ पॉइंट, क्योंकि आप इतना सोचते हो ना। आपको हॉरर सीन क्रिएट करना आसान नहीं है, ये तो आपके ऑडियंस को भी पता है, सबको पता है। क्योंकि और जब आपको वर्ड्स में लिखना है
आपके पास कोई एड्स नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके अगर फिल्म डायरेक्टर है तो वो तो कैमरा ट्रिक्स भी यूज कर सकते हैं, ऑडियो Visual यूज aids कर सकते वगैरह, हैं, हाँ। म्यूजिक यूज कर सकते हैं, एक्टर्स के एक्सप्रेशंस यूज कर सकते हैं। हम जो हॉरर ऑथर्स हैं हम लोग को सिर्फ बुक्स, मतलब सिर्फ सेंटेंसेस और वर्ड्स से ये दुनिया क्रिएट करनी है, ये डर क्रिएट करना है मतलब शब्दों की ताकत होनी चाहिए पूरी। बस। और उतना हमें फिर अगर हम उतना डीप नहीं जाएंगे ना तो वो होगा नहीं। तो इसीलिए जो ऑथर्स है ना, इनफैक्ट हम लोग खुद के दिमाग को इतना टॉर्चर कर रहे हैं सही बात ताकि है। हम अच्छी स्टोरीज बनाए दुनिया के लिए। मतलब आई फील मेरे साथ क्या होता है ना, जैसे व्हाट आई क्रिएट इज वो थोड़ा नेगेटिव साइड पे रहता है, चाहे वो आपका ट्रू क्राइम केस हो या आपका हॉरर स्टोरीज हो या कोई मर्डर मिस्ट्री हो, तो मेरे को ना नेगेटिव चीज़ें थोड़ा ज़्यादा दिखने लग गई है अब। जैसे मैं जल्दी डर जाती हूँ बहुत चीज़ों से। अब मैं इतना ट्रू क्राइम केसेस पढ़ती हूँ कि उससे रिमोटली कुछ भी पास होगा ना मैं डर जाऊँगी। तो आई फील लाइक जब जैसे आप हॉरर स्टोरीज ही लगते हो तो आपके साथ तो ऐसा बहुत होता होगा कि कहीं ना कहीं आप भी डर जाते होगे, या यू नो काफ़ी थोड़ा टॉर्चरस हो जाता है खुद के लिए भी, ऐसा बहुत दिक्कत हो जाती है। तो हाउ डू यू कोप विद इट? एक हाँ, इससे ये कहना चाहता हूँ मैं कि एक मिथ ये है कि जब मैं कहता हूँ ना कि मैं बहुत डरपोक बच्चा था, अभी भी मैं डरपोक ही हूँ, मैं बिलीव करता हूँ, तो लोग ऐसा सीधा सवाल करते हैं कि तुम तो हॉरर लिखते हो और भूत प्रेत के बारे तो में, फिर कैसे? तो ऐसा कैसा डर लगता है? तो आई से कि अगर आपको डर का फीलिंग नहीं है, अगर आप बहुत बहादुर हो, तो आप डर डिस्क्राइब कैसे करोगे? सही बात है। आपको अगर डर डिस्क्राइब करना है, मतलब कोई आपका कैरेक्टर डर गया है, क्योंकि हॉरर कहाँ से आता है? हॉरर वो भूत से नहीं आता है। हॉरर कहाँ से आता है कि मतलब जो लड़का या लड़की उस भूत को देख के डर जाए, उसकी फीलिंग्स है, वो फीलिंग से, वो इमोशन से, उससे हम रिलेट करते हैं, हम उस भूत से नहीं रिलेट करते हैं। तो डर इज व्हाट ड्राइव्स हॉरर। और अगर आप बहुत ही बहादुर हो और आपको डर नहीं ही लगता है, तो आप डिस्क्राइब कैसे करोगे? 2 लाइन में हॉरर मूवी एंड। राइट। तो मैं इस क्वेश्चन को इसी से आंसर करूंगा कि मैं तो बहुत ही डरपोक हूँ इनफैक्ट, और जितना आप ज़्यादा डरते हो ना उतना आप ज़्यादा अच्छा डर को डिस्क्राइब कर सकते हो। और इसीलिए मैं ये जो मैं कह रहा हूँ आपको कि मतलब हॉन्टेड लोकेशंस पे मैं जाकर लिखता हूँ, दैट इज फॉर दैट ओनली। मैं खुद को चैलेंज करता हूँ कि चलो अब कुछ नया थ्रिल हो जाए इसको, अब थोड़ा और डर लगेगा, थोड़े और फीलिंग्स आएंगे, ठीक है। तो बट ये बात सच है, बिकॉज मैंने अभी रिसेंटली कहीं ये भी पढ़ा था कि आपके ऑडियंस को पता चल जाता है आप कितने दिल से लिख रहे हो। अगर आप बस लिख रहे हो तो ऑडियंस पकड़ लेगी, आपके 4 पेज के बाद बुक बंद। बट अगर आप जेन्युइनली लिख रहे हो, अपने बात को, अपने इमोशंस को कन्वे कर पा रहे हो, तो फिर तो वो पेज टर्नर बुक है। और आफ्टर ऑल देखो, स्टोरी अच्छी होनी चाहिए, लोगों को स्टोरीज चाहिए। और हम जो इंडियंस हैं ना, स्पेशली वी आर स्टोरी टेलर्स एंड स्टोरी रीडर्स। हम लोग को स्टोरी कंजम्पशन हमारे बचपन से चालू हो जाते हैं, जब दादा दादी सब कहानियां वो मतलब हर चीज के लिए हमारी रिश्वत भी वही होती है कि कहानी सुनाऊंगी तुम खाना खा लो, है ना। तो हम बचपन से ही वो स्टोरी कहने का, सुनने का टैलेंट हम में बचपन से है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मेरे लिए एज अ हॉरर ऑथर ऑल्सो, स्टोरी इंपॉर्टेंट है। अब उस स्टोरी में हॉरर कहाँ आएगा वो देखा जाएगा, राइट। लेकिन स्टोरी ऐसे बनाओ कि इतना डरावना है, और मतलब मेरा जो कैरेक्टर है वो इतनी चपेट में आ गया कि अब वो वहां से कैसे निकले वो उसको पता नहीं है। और ऑफ कोर्स उसका जो विलन है वो एक या तो मॉन्स्टर है, डीमन है, या जो भी है, वो हॉरर एलिमेंट है। ये तो है। जैसे आपने बोला ना कि बचपन से हमारे साथ होता है, हमारे दादा दादी हमें कहानियां सुनाते। मेरे साथ तो ऐसे बहुत होता था। मेरी दादी तो बहुत ही डरावनी कहानी, स्पेशली रात को सोने से पहले, सो ना पाओ अब तो। बट आई गेस जब आपने स्टार्ट करा था लाइक 2015 में, जब आपकी फर्स्ट बुक आई थी मायाज न्यू हस्बैंड, तब के टाइम पे ना हॉरर बहुत कम था एंड इंडियन ऑथर्स तो लाइक बहुत ही कम थे। तो आपके लिए तो बहुत चैलेंजिंग होगा टू कम इनटू दिस फील्ड, अपनी पूरी पहचान बनाना, न्यू बुक रिलीज करना, लाइक डेब्यू, वो भी हॉरर। तो वो जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए, कैसे सोचा, क्या था? ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि अगर मैं अभी इफ़ आई लुक बैक कि मैं हॉरर ऑथर कैसे बना, मैं वहाँ से कैसे स्टार्ट किया वगैरह, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं था टू बिकम एन ऑथर। शुरुआत में मैंने जो आपको कहा कि मैं हॉरर का चस्का जो था बचपन से था, फिर मैं चला गया बिजनेस में। मतलब मैंने अपनी खुद की एक कोचिंग क्लासेस स्टार्ट की थी जहाँ मैं पढ़ाता था, सब सब्जेक्ट्स में पढ़ाता था, दिन भर पढ़ाता था मैं। 18 साल तक वो कोचिंग क्लास थी। और लेकिन एक पॉइंट पे ना एक फ्रस्ट्रेशन आ गया मेरे दिमाग में कि मतलब मुझे अभी ये नहीं करना है, साल ब साल मैं वही पढ़ाते जा रहा हूँ। और मैं क्रिएटिव था बचपन में, मुझे वही क्रिएटिविटी वापस लानी है। तो इसीलिए मैंने वो एक स्टोरी जो मेरे दिमाग में थी वो मैंने लिखना स्टार्ट किया था 2014 में, वो भी नवंबर आफ्टर दिवाली। अच्छा। तो ये जो स्टोरी मैंने लिख डाली वो बहुत अच्छी डेवलप हो गई, मैं खुश था।
अब मुझे पब्लिश करना था, तो फिर कैसे तो करा? पब्लिश करते हुए मैंने फिर अलग किस्म की हॉरर स्टोरीज सुनी थी कि पब्लिशर्स रिजेक्ट करते हैं, एजेंट मिलते नहीं है आपको। तो मैंने सोचा कि ये लाइन तो मुझे पकड़नी नहीं है। अभी ऐसा नहीं है कि मैंने अभी बुक लिख दी तो मैं 3 साल और रुकूं कि दुनिया उसे पढ़े, तब तक तो मैं बोर हो जाऊंगा। तो मैंने वो बुक Amazon KDP पे खुद रिलीज कर दी। अच्छा, तब वो सिस्टम है, हम कर सकते हैं। तो मैंने जैसे रिलीज कर दी वो बुक, इट वाज वेल अप्रिशिएटेड। वो नंबर 1 हॉरर पे चली गई Amazon इंडिया। हाँ, फर्स्ट बुक ही, और सेकंड डे ही चली गई वो। और बहुत सारे कॉपीज उसके बिकने लगे, लोग पढ़ने लगे। और ब्लॉग्स, उस टाइम पे ब्लॉग्स का ज़माना था, 2015 की बात कर रहे हैं, फेसबुक का ज़माना था। तो फेसबुक में, ब्लॉग्स में ये लोग उस बुक की बहुत सारी शेयर करने लगे। सबसे बड़ा जो वैलिडेशन मुझे मिला, बांग्लादेश में मेरी बुक पायरेटेड हो गई, किसी ने वो उसका बंगाली कॉपी बना के बेचना स्टार्ट किया। तो ये सारी चीज़ें जब हुई तो मुझे पता चला कि ठीक है, मैं ऑथर बन सकता हूँ, मैं एक अच्छा राइटर हूँ। और ये मैं खुद से कह रहा हूँ, फिर भी आई फेल्ट दैट। और हॉरर इज़ माई स्पेस। तो मेरे दिमाग में ऐसा नहीं था कि मैं ये स्टोरी हॉरर लिख रहा हूँ करके, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा। जो स्टोरी में सोच रहा था, मायाज न्यू हस्बैंड की जो स्टोरी थी, वो स्टोरी ऐसी थी कि एक औरत है, शी इज़ मैरिड टू अ गाय, और वो जल्दी जल्दी में शादी हो गई इनकी, एंड शी डजंट नो हु दैट गाय एक्चुअली इज। और इट टर्न्स आउट कि जो वो है, ही इज एक्चुअली एन अघोरी। अच्छा, जो कि मतलब रात में अघोरी है, दिन में और दिन में नॉर्मल इंसान है, स्कूल टीचर है। और जब वो अघोरी है, वो मिसगाइडेड अघोरी है। अच्छा, मतलब उसके जो लॉजिक है, प्रिंस, क्योंकि अघोरीज कैन नॉट मैरी इन रियल, जो लोर है। तो ये एक मिसगाइडेड, बिल्कुल मिस इंटरप्रेटेड, गलत दिमाग वाला अघोरी है। अच्छा, तो मतलब उन्हें पता ही नहीं था कि उनका पति अघोरी है रात को। हाँ, एंड ही इज नॉट ओनली दैट, ही इज ऑल्सो सीरियल किलर। तो ये सारी जो चीज़ें थी, इतना डार्क बना दिया था मैंने इस सब्जेक्ट को। मैंने सोचा नहीं कि मैं किस थीम पे जा रहा हूँ, यू नो, लाइक कभी एक फील होता है कि आपको एक स्टोरी है दिमाग में, आपको ये स्टोरी उतारनी है, बट यू डोंट रियली थिंक ऑफ कितने डीप जा रहे हो आप उसमें। शायद उसी वजह से ये बुक इतनी चली। मतलब आई लाइक दिस कॉन्सेप्ट कि वो अघोरी भी है और फिर वो सीरियल किलर भी है, एंड देन आपकी जो बुक है वो कैनिबलिज्म को भी टच करती है। अघोरीज में तो वो एक कैनिबलिज्म का रहता ही एक राइट है उनमें जो वो करते हैं। तो इट्स अ डीप रिसर्च ऑन अघोरीज जो बुक है, क्योंकि वो अघोरी ऐसा नहीं है कि ही इज अ प्रॉपर अघोरी, ही इज अ कॉमन सिविलियन जैसा है वो आदमी, लेकिन रात को इसका ये चलता रहता है। तो ये कैसा मुझे वीव करना था स्टोरी में। ऑफ कोर्स फिक्शन है, तो ये स्टोरी में हम कैसे बांधेंगे ये सारे थीम्स, तो ये बहुत चैलेंजिंग लगा मुझे। और मैंने वो बुक जब लिखी गई, जब हो गया, तो मुझे रुकना नहीं था। आई जस्ट वांटेड टू सी कि ऑडियंस क्या बोलती है इस पे, एंड आई रिलीज्ड इट। तो जैसे आपने पूछा, मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं था कि मुझे हॉरर लिखना है या नहीं। तो क्योंकि मैं हॉरर बहुत पढ़ता रहा, ये स्टोरी मेरे दिमाग में ऐसे ही, मतलब मैंने जब सोचा कि मुझे ठीक है एक अच्छी सी स्टोरी चाहिए, यूनिवर्स भेजो एक स्टोरी, यही स्टोरी आ गई और मैंने लिख दिया। और उसके बाद सारी स्टोरीज वही लाइन पे चलने लगी। वैसे जैसे मैंने कहीं ये भी सुना है कि जितनी भी फिक्शनल स्टोरीज होती है ना कुछ तो सच्चाई उनमें रहती है। बिल्कुल, और जितनी भी नॉन फिक्शन होती है उसमें कुछ ना कुछ मतलब मेड अप रहता है। तो यस, अभी आप फिक्शन लिख रहे हो तो आप क्या लिख रहे हो फिक्शन में? आप लिख रहे हो तो ह्यूमन कैरेक्टर्स की स्टोरी ना, राइट। अब ह्यूमन कैरेक्टर्स कहाँ से आएंगे? आपके रियल लाइफ से आप एक्सपीरियंस होगी। तो ये बात बहुत सिंपल है समझाने के लिए, तो दैट्स इट। तो जैसे अभी हमने ये बात भी करी कि हर फिक्शन स्टोरी में भी थोड़ा रियलिटी होती है, तो हॉरर पे भी ना मैंने अभी एक रील बनाई थी, वो हेरिडेटरी मूवी पे थी। उसके अंदर क्या था कि व्हाट आई टोल्ड वाज कि जो फिल्म मेकर्स थे या जो कोई बहुत मेन क्रू मेंबर था, उसको वो जो रिचुअल था उसके बारे में पता था, बिकॉज ही फॉलोड इट, या उन्होंने देखा या जो भी। तो जितनी भी भूतिया कहानी होती है, चाहे वो कैसी भी हो, थोड़ी ह्यूमर कॉमेडी भी हो, बट मेरे को लगता है ना उसमें कुछ ना कुछ तो, चाहे वो रिचुअल से दिखाए या भूत की कहानी से दिखाए, बहुत सच होता है वो बात। बिल्कुल। इंडिया में जो हॉरर स्टोरीज जितने भी हिट्स हैं, रिसेंट हॉरर मूवीज जो हमें याद है, तो उसमें कोई ना कोई ग्रेन, जो मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक बात है हमारे हॉरर के बारे में, कि हम हॉरर अपने फोकलोर से ही उठाते हैं। और ये जो फोकलोर है, ये वहाँ की जो लोकल स्टोरीज है उस पर बेस्ड होता है, जो कि एक इवॉल्व्ड सच है। बहुत पहले से वो शायद, जैसे फॉर एग्जांपल अभी कंतारा, नॉट रियली अ हॉरर मूवी, क्योंकि वो एक दूसरे थीम पे है, लेकिन वो
डरावनी तो थी। थी तो कंतारा जो है वो भूता कोला पे है टोटल। तो Okay. जो भूता कोला है वो तुलुनाडु में अभी भी प्रैक्टिस हुआ जाता है। अच्छा जो डेटी की जो पूजा होती है वो नृत्य से एंड ऑल दैट वो सब सारे रिचुअल्स वो अभी भी होते हैं। और इट इज़ अ वेरी इंटेंस एक्सपीरियंस। जैसा फिल्म में दिखाया था उससे भी ज़्यादा आपको फील होगा अगर आप रियल में जाओगे और देखोगे उसे। तो ये जो मान्यता है कि मतलब हर जंगल का एक देवता है, दैव, और वो जो देवता है वो जंगल को प्रोटेक्ट करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, वो उग्र रूप भी धारण कर सकता है। और बिकॉज वो देवता है वो खुद आकर तो नहीं करेगा अपना काम, तो वो किसी एजेंसी से वो काम कराएगा। तो ये फिल्म तो बहुत बड़ी हिट हो गई, आपको पता ही है ये तो। और वो इसलिए हिट हुई क्योंकि ये एक्चुअली होता है। मतलब अगर आप ऐसी फिल्म की बात करो तो एक बहुत अच्छी फिल्म है, आई गेस वो थोड़ी सी अंडररेटेड है, बट तुम्बाड़, हैव यू सीन इट? तुम्बाड़ इज नॉट अंडररेटेड। मतलब मैंने हॉरर सर्कल्स में उसको मतलब इट्स कंसिडर्ड टू बी लेजेंड। हाँ, बट लाइक जैसे नॉर्मल जो मूवी कंज्यूमर्स होते हैं वो इतना तुम्बाड़ नहीं कंज्यूम करते, आई गेस जो हॉरर का शौकीन है वो तो करेगा ही। बट जब मैंने तुम्बाड़ देखी इट वाज अ होल न्यू एक्सपीरियंस। मतलब इतना यूनिक था या क्या था, मतलब समझ ही नहीं आया, बट इट वाज ग्रेट कि तुम्बाड़ की जैसी स्टार्ट हुई थी, जो उन्होंने विजुअल एड्स, हस्तर, लिटिल गूज़, ये सारी चीजें जो हैं ये हॉरर बनाती हैं। लेकिन अगर आप देखो तुम्बाड़ में जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, अपार्ट फ्रॉम हस्तर, वो दादी का सीक्वेंस और वो सब छोड़ो अगर आप, तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट थीम था वो था ह्यूमन ग्रीड। हाँ, दैट्स ट्रू। और वो लालच के वजह से हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो ये वो स्टोरी पे बेस्ड है जो हम बचपन में पढ़ते थे कि एक फार्मर था, किसान, और उसकी एक मुर्गी थी जो सोने की अंडे देती थी, गूज था इनफैक्ट, सोने के अंडे देती थी। और एक बार उसको ऐसा लगा कि मैं उस मुर्गी को काट देता हूँ, सारे अंडे ले लूँ। तो यही स्टोरी पे बेस करके तुम्बाड़ बनाई थी, जो कि नारायण धारप की स्टोरीज पे बेस्ड है। ये जो थीम था ना ये लोगों के साथ रेजोनेट हुआ था एट दैट टाइम। ऑफ कोर्स विजुअली एन एक्सीलेंट, तो दैट वाज ग्रेट। बट जैसे उन्होंने स्टार्ट भी जैसे गॉड के ऊपर करा था कि एक भगवान थे, उन भगवान को लालच था कि उन्हें अनाज भी चाहिए और उनको सोना भी चाहिए, पर उन्होंने सोने को ज़्यादा प्रायोरिटी दी। तो वो कॉन्सेप्ट आई थिंक वो हमको एज अ ह्यूमन ज़्यादा रेजोनेट करता है कि देखो लाइक ग्रीड का तो हाँ। सो बट इट वाज अ ग्रेट मूवी, आई रिकमेंड टू एवरीबॉडी जो भी देख रहे हैं पॉडकास्ट। तो ऐसी कोई और मूवीज है जो आपको लगता है कि उन्होंने रियल मुद्दों पे भी टच करा है, प्लस उन्होंने कुछ ऐसी हॉरर चीज़ें भी दिखाई है जो सच है? अब क्या है ना, हॉरर में एक वेव चला हुआ है हॉरर कॉमेडी का। हाँ, तो वो उससे थोड़ा हॉरर डाइल्यूट हो रहा है आई फील, है ना, क्योंकि लेकिन क्या होता है ना, एट द सेम टाइम ये चीज़ें ना, एक हॉरर की जितनी भी आप मूवीज देखो, टू टॉक ऑन अ ब्रॉडर स्केल, उनमें एक सोशल थीम हमेशा आपको मिलेगा। अब जैसे तुम्बाड़ में हमने ग्रीड की बात करी, स्त्री की बात करो वो तो मतलब हॉरर तो थी, स्त्री हॉरर कॉमेडी है, जैसे मैं कह रहा हूँ, एक टोटली एंटरटेनिंग फिल्म जिस मतलब पूरी फैमिलीज जाके देख चुकी है ये फिल्म, है ना। लेकिन वो फिल्म में भी एक, अगर आप देखो, एक अंडरलाइंग सेंस है फेमिनिज्म का, जो कि लास्ट में एकदम उभर के आता है, हमें तब पता चलता है। और ये बेस्ड है एक्चुअली लेजेंड पे, जो कि बैंगलोर का फेमस लेजेंड था नालेबा, जिसमें एक्चुअली बैंगलोर में ऐसा हुआ था कि एक भूतनी या चुड़ैल जो भी आप कहो, वो रात को आती थी, निकलती थी, घूमती थी, और उसको दूर रखने के लिए लोग अपने दरवाजे पर लिखते थे नालेबा। नालेबा मतलब कल आना। अच्छा, तो वही उन्होंने उसको एक दूसरे गांव में बेस किया एंड नॉर्थ इंडिया में बेस किया, सेंट्रल इंडिया इनफैक्ट, ताकि वो एक पैन इंडियन ऑडियंस मिले वो फिल्म को। लेकिन ये लेजेंड बैंगलोर का है। अच्छा। और वो फेमिनिज्म का जो एंगल आ गया, उससे वो स्टोरी एलिवेट हो गई, राइट, उसको एक अलग सा डायमेंशन मिल गया। तो ये हॉरर में बहुत इम्पोर्टेंट है। वेस्टर्न सिनेमा, मतलब अगर हम यूएस की बात कर रहे हैं, तो एक बहुत अच्छी हॉरर फिल्म है जो शायद आपके ऑडियंस में बहुत लोगों ने देखी होगी, गेट आउट। आई हैव सीन दैट। मतलब मेरे को तो वो लगता है वो साइकोलॉजिकल थ्रिलर ज़्यादा है, उसका जो कॉन्सेप्ट है आप समझ ही नहीं पाओगे हुआ क्या, मतलब। और गेट आउट में जो सोशल लेयरिंग है बहुत ही, पहले तो हम बात करते हैं रेसिज्म की बात आती है, फिर उसके बाद अलग अलग चीजें आप बात करते करते जाते हो, आपको पता नहीं चल रहा है कि आप कहाँ एंड वो करोगे, स्टोरी में क्या एसिमिलेट कर रहे हो आपके दिमाग में। तो ये जो हॉरर मूवी जब आई थी ना, उसने मतलब इवन हॉलीवुड को हिला दिया था, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही बिल्कुल नया, बहुत ही यूनिक। जॉर्डन पील की जो ये मूवी थी,
वैसे ही बहुत सारे, जब एम नाइट श्यामलन की मूवी आई थी द सिक्स्थ सेंस, ओके, बहुत साल पहले की बात है, वो मैंने नहीं देखी। तो सिक्स्थ सेंस ये तो कल्ट हॉरर मूवी है, तो आपको अच्छा। देखनी ही चाहिए। ओके, आई तो श्योरली सी क्योंकि दैट। ऐसा होता है ना कि अगर आप हॉरर फिल्म मेकर हो तो ये मूवी आप देखकर एक्चुअली आपका प्रमोशन होता है, ग्रेजुएशन होता है। दिस इज द अच्छा। मूवी यू सी टू लर्न थिंग्स। ओके। तो सिक्स सेंस की जो मूवी थी वो भी एक ऐसे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड थी कि मतलब एक छोटा सा लड़का है जो डेड स्पिरिट्स देख सकता है, तो उसका जो मेंटल स्टेट है वो आप समझ सकते हो कैसे होगा। ओके। एक छोटा सा लड़का जो भूतों को देख सकता है, वो भी भूत मतलब ऐसे ही भूत नहीं, मतलब एकदम ग्रोटेस्क जो हैं। तो ऐसा अगर कोई लड़का हो तो आप उसको क्या करोगे, साइकोलॉजिकली कैसे ट्रीट करोगे उसको। तो ये जो स्टोरी थी बहुत ही रेजोनेट हुई बहुत लोगों के साथ, और फाइनल ट्विस्ट जो है इसका वन ऑफ द टॉप ट्विस्ट्स एवर, वो आप देख लो आपको पता चलेगा। अच्छा, बट आई थिंक ना इसमें यहाँ पे एक ये भी बात आती है, अगर कोई आपको बोलता है, चाहे बच्चा हो चाहे कोई अडल्ट हो, मुझे भूत दिखता है, तो आपका फर्स्ट रिएक्शन डर का तो होगा, पर देन आपको ये भी लगेगा इसको कोई दिक्कत है, इसको कोई दिमागी दिक्कत है, मेंटल इलनेस की बहुत मेंटल इलनेस की बात। आप वो नहीं डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, बिकॉज आप अगर बिलीव भी करते हो घोस्ट में, बट देन अगेन आप किसी की बीमारी को बिल्कुल वो नहीं कर सकते ना, इग्नोर नहीं कर सकते। आपको देखना पड़ेगा कि व्हाट इज इट, कि सच में कुछ है, कि आपको कुछ रिचुअल कराने की ज़रूरत है, किसी बाबा पे जाने की ज़रूरत है, या मे बी कोई मेंटल डिसऑर्डर है। तो ये जो डिफ्रेंशिएट करने वाली चीज़ है ना, दैट इज सबसे पहले तो मतलब ये जो बाबा तांत्रिक और सब, ये दुनिया से हमें बाहर निकलना है। मतलब जैसे जैसे अब मान लो कि कोई कह रहा है कि उनको भूत दिखते हैं, तो अब आप क्या ही सोल्यूशन निकालोगे? अगर ये चीज़ें, तो सबसे पहले तो आपको ये एनालाइज करना है कि मतलब सिम्टोमेटिकली क्या गलत है इन इंसान, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस, अभी एक्चुअली मैं जय अलानी के साथ एक और बुक लिख रहा हूँ, इनफैक्ट उसका पूरा मैन्युस्क्रिप्ट तैयार हो चुका है। तो वो बुक का फिलहाल नाम हमने रखा है द टेरिफाइंग ट्रूथ, लेकिन शायद रिलीज के टाइम पे ये चेंज होगा नाम। अच्छा, तो उस टाइम पे मैं आपको बता दूंगा। अब ये जो बुक है ये एक बहुत ही यूनिक फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड हॉरर नॉवेल है इंडिया में, क्योंकि ये है तो नॉन फिक्शन, मतलब ट्रू केसेस। ओके। और 10 केस हमने चुने हैं। अच्छा। जो जय ने इन्वेस्टिगेट किए थे। ये सारे केसेस वो हैं जहाँ लोग किसी न किसी तरह से कोई ना कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी से ग्रसित थे। तो कुछ ना कुछ हो रहा था उनके लाइफ में, वो सहन नहीं कर पा रहे थे और उन्होंने जय को अप्रोच किया, क्योंकि वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है। जय इन केसेस के टो तक पहुंचने की कोशिश करने में बहुत सारे उसने मेथड्स एम्प्लॉय किए, और फाइनली ये पता चला बहुत सारे केसेस में कि इसका एक बहुत ही लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है। क्या था? मतलब वो क्या तो था? बुक में मैं बता अच्छा, सकूंगा आपको, लेकिन मतलब ये वेट ना करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा है ना कि 100 में से 99 केसेस जो हैं भूत के, जो हम बोलते हैं, उनका कोई एक्सप्लेनेशन रहता है, चाहे वो मेंटली हो, चाहे वो सर्कमस्टांस से हो, सिचुएशन से हो, या तो कंडीशनिंग से हो, ट्रॉमा एंड ऑल भी हो सकता है। बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। कभी कभी तो एनवायरनमेंट हो सकता है। अच्छा। क्योंकि एनवायरनमेंट की वजह से कुछ ऐसा होता है जो आपको समझ में नहीं आता, क्योंकि यूनिवर्स के बारे में हम कितना जानते हैं, नेचर के बारे में हम कितना जानते हैं। ये तो है। तो ये सारी बहुत कुछ चीज़ें बहुत फनी होती हैं। जब आपको एक्सप्लेनेशन पता चलता है तब आप खुद हंसोगे ऐसे। तो ये चीज़ें ना हमने एक्सप्लोर की है इस बुक में, और ये सारी चीज़ें जो हैं इनके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जो हमें तब पता चलेंगे जब हम इसको एकदम ओपन माइंड से देखने को शुरू करें। अब क्या होता है ना, बहुत सारे लोग जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी से मतलब सफरिंग कर रहे हैं और आके बात करते हैं, तो उनका एक ही डायमेंशनल थॉट रहता है कि ये भूत ही है। ये कुछ और हो ही नहीं सकता। राइट। ये कुछ ना कुछ है ही बस। अभी तो स्लीप पैरालिसिस का भी इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन है साइंस में। मैं खुद स्लीप पैरालिसिस का सफर हूँ, तो मुझे पता है कि जब वो होता है ना तब ऐसे लगता है कि किसी ने आपको जकड़ लिया है, आपको मार डालने वाला कुछ है। दिखता भी है, जैसे कि कोई है सामने कुछ ऐसे खड़ा है। जो कि मुझे भी हुआ है, वो मैं आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस भी हुआ है, सब कुछ हुआ है। ऐसे फील होता है कि मतलब आप कुछ कर नहीं सकते हो, यू आर डेड। अच्छा, ओके। आपकी काया चली गई, बस अभी माया बची और आपकी आत्मा बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। वो फीलिंग होता है, इतना खराब फीलिंग होता है। स्टिल यू नो, अब उसका एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन ये है कि आपकी बॉडी जो है वो इतनी फेटिग्ड है, टायर्ड है कि वो आपके ब्रेन को नहीं रिस्पॉन्ड कर रही है, और आपका ब्रेन जाग चुका है लेकिन आपका शरीर तैयार नहीं है जागने को, क्योंकि आप टायर्ड हो।
राइट। और ये मेरे साथ सच भी था, क्योंकि उस टाइम पे मैं बहुत ही हार्ड वर्किंग था, अभी भी हूँ, लेकिन वो उस टाइम पे फिजिकल हार्ड वर्क था। ओके। तो बॉडी टूट जाती थी जैसे, तो अभी उसका एक पूरा एक्सप्लेनेशन है। पोजीशंस, हम पोजीशंस की बात करते हैं कि मतलब ऐसा इसमें आत्मा आ गई या कुछ आ गया। पोजीशंस दोनों तरह से हो सकते हैं, क्योंकि हम थोड़े डिवाइन पोजीशंस की भी बात करते हैं, क्योंकि ये इंडिया है। राइट। जगराता में और सब क्या होता है ना, हाँ। तो वो मतलब दोनों तरफ से पोजीशंस होते हैं, डिमोनिक भी होता है एंड ये टाइप का पोजीशन भी होता है। बट द थिंग इज, सोचने वाली बात है कि ये पोजीशन एक्चुअली कोई बाहर की आत्मा अंदर आई है या अंदर से ही कोई उसका अलग पर्सनालिटी जाग उठा है। क्योंकि हम अब तो जानते हैं कि डिसोशिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर भी एक चीज़ है, स्प्लिट पर्सनालिटीज भी एक चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें भी सोचने लायक हैं कि मतलब हम क्या कह रहे हैं कि इस पोजीशन सच्ची में उसमें डीमन आ गया है या उसी के मन में एक सोया हुआ पर्सनालिटी जाग उठा है किसी चीज़ से ट्रिगर होके। हाँ, किसी चीज़ से ट्रिगर होके। और क्योंकि हमारा ब्रेन अभी बहुत कॉम्प्लेक्स है, हम खुद समझ नहीं पाए हैं अपने दिमाग को उसमें कौन सा एरिया है जो सडनली जाग उठा है। क्योंकि यूएस में ऐसे भी बहुत केसेस हुए हैं जहाँ मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स देखे गए हैं। मतलब एक स्प्लिट जो मूवी थी उसमें 27 था। मतलब एक तो केस मैंने पढ़ा था 56 पर्सनालिटीज तक जा चुके हैं। वो लेडी थी जिसमें 56 पर्सनालिटीज थी एंड आई वाज लाइक कि उसका नाम मैं भूल गया, लेकिन ये केस बहुत फेमस था। वो एकदम स्विच कर देती थी। हाँ, दैट इज दिन में वो बदलती रहती थी। वो खाना खाते टाइम एक छोटी लड़की हुआ करती थी और बाद में फिर कोई आदमी बन जाएगी, रात में वो कोई बुढ़ी औरत का रूप ले लेती थी। आई मीन इट्स नॉट फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब ऐसा नहीं कि वो कॉस्ट्यूम पहनती, ऐसा नहीं है, उसका दिमाग ही बदल जाता था, फ्लिप करता था। थोड़ा पर्सनालिटी में, बोलने के चाल ढाल, इन सब चीजों में ही थोड़ा एक मेंटल फिल्टर लगा दिया जैसे और बदल गई। तो ये ऐसा है। तो ये हम है ना स्लोली सीख रहे हैं। साइंस इज एक्सपांडिंग टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स जो हमें पहले नहीं समझ में आता था। इसको पहले हम पूरी तरह से पैरानॉर्मल में ढकेल देते थे। बट जैसे अपने पोजेशन की बात करी थी, तो अभी ना एक कॉन्जरिंग की एक सीरीज भी निकली थी, द डेविल मेड मी डू इट। उसका मैंने रियल डॉक्यूमेंट्री देखा था। तो उसमें बेसिकली क्या था कि एक बच्चे ने बोला कि उस पर भूत आ गया है। उसके डैड का बिलीव था कि वो बस मतलब एक्ट आउट कर रहा है। उसकी पूरी फैमिली पूरा यकीन कर रही है कि हाँ इस पे तो भूत आ गया है। देन उसकी बहन का बॉयफ्रेंड होता है और एक वो ऐसे किसी प्रीस्ट पे जाके या किसी पे जाके वो ऐसे ही करवा रहे थे कि वो भूत निकाल सके। बट उसका भाई उसके बहन का बॉयफ्रेंड उस प्रोसेस में बोल देता है कि आप बच्चे को छोड़ के मुझ पे आ जाओ, ठीक है। और फिर वो बच्चा उसके बाद क्योर होने लग जाता है। मतलब कुछ महीने चले गए, उसके बाद ऐसा होता है कि वो लड़का मर्डर कर देता है एंड फिर वो ये बोलता है कि द डेविल मेड मी डू इट। तो ऐसे बहुत लोग होते हैं जो मे बी इसको एडवांटेज की तरह भी ले लेते हैं। हाँ, कुछ भी करके, मतलब भूत का था साया या जो भी था। बहुत ही फेमस केस था यूएस में, द एमिटीविल हॉरर। अच्छा। तो एमिटीविल जो था, जिसने मतलब लॉरेन कपल जो था उनको फेमस बनाया, जिनके ऊपर जिन्होंने बाद में कॉन्जरिंग उनके केस पे बनी। तो एमिटीविल हॉरर सबसे पहले केस था उनका, आई थिंक, जो उन्होंने क्रैक किया था। और ये केस बहुत ही डरावना केस था, जहाँ एक फैमिली रहती थी इस घर में जिसका नाम था एमिटीविल। और जो फादर थे, एक रात उन्होंने जाके पूरी अपनी फैमिली को मार डाला विद एन एक्स। ओके। बहुत बुरी तरह से मार डाला। और जब वो केस हुआ तब उसने यही कहा कि द डेविल मेड मी डू इट। एक्चुअली लाइन वहाँ से आती है। अच्छा। कि द डेविल मेड मी डू इट, क्योंकि मैं हर रात मैं एक डेविल का आवाज़ सुनता था और वो मुझे इंस्ट्रक्ट करता था। तो उसने हर रात मुझसे आकर बात की है, बहुत सारी बात, और फाइनली मुझे वो करना पड़ा, वो आवाज़। तो अब ये क्या था? इट्स अ मेंटल डिसऑर्डर जिसको हम कह सकते हैं। तो ये है, इसका रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। लोग पीछे छुप जाते हैं, भूत प्रेत आत्मा के पीछे छुप के अपने क्राइम को जस्टिफाई करने लग जाते हैं। ऐसा भी नहीं है, शायद और भी डीप है। शायद ऐसा होगा कि उनकी मेंटल इलनेस इतनी स्ट्रांग है पहले से कि उनको पता भी नहीं चलता कि वो ये क्राइम कर रहे हैं। ये भी हो सकता है। और बाद में जब वो स्विच फ्लिप हो जाता है तब उनको लगता है कि ठीक है, ये मैंने क्या कर दिया, और इट्स मतलब उनका कंडीशन ही वैसा है। अब आप सीरियल किलर्स की बात करो, साइकोपैथी जो है, मतलब इट्स अ कंप्लीट माइंड बॉगलिंग जो कहते हैं ना, वो एक्चुअली यहाँ यूज कर सकते हैं। राइट, क्योंकि उनको टर्म का राइट यूजेज यहाँ है। क्योंकि सीरियल किलर्स जिस तरह से फंक्शन करते हैं, दैट्स टोटली डिफरेंट। उनको एम्पैथी नहीं होती, उनको फर्क ही नहीं पड़ता। उनके लिए इट्स जस्ट
मतलब लेकिन वो प्रोसेस है। क्या वो एक मेंटल इलनेस है या क्या वो एक क्राइम है, इसकी जो थिन लाइन है ना, इसके लिए एक बहुत एक्सपर्ट डिस्कशन लगेगा और That is true. बहुत सोचकर हम्म इसके ऊपर एक पूरा चैनल ऑफ रिसर्च बैठना पड़ेगा। एक शो है नेटफ्लिक्स पे, माइंड हंटर, ओके जो इस कॉन्सेप्ट में ही जाता है कि मतलब अलग अलग सीरियल किलर्स जो थे उनका ड्राइव क्या था, क्यों उनका उन्होंने मोटिवेशन क्या था। मोटिवेशन तो होता नहीं है खैर, लेकिन वो क्या था उनके दिमाग में जिसने उनसे ये कराया, क्योंकि सिंपल तो नहीं होता है ना। दैट इज ट्रू। चाहे हमारे इंडियन सीरियल किलर्स भी हैं, जैसे रमन राघव थे या डिस्को बाहर शांति हो गए। थी, बहुत सारे लोग थे इधर। क्यों उन्होंने किया जो किया, दैट इज, वो रियल ह्यूमन हॉरर। ये तो है। मतलब ये तो हमारा थोड़ा टॉपिक ही हॉरर से हट गया, बट आई थिंक कि कुछ ऐसा टॉपिक जिसके बारे में बात खत्म ही नहीं हो सकती, बिकॉज कुछ ना कुछ नया निकलता ही रहेगा। तो बट अब बात करते हो दोबारा आपकी बुक्स पे आके, थोड़ा हॉरर पे आके। जैसे अभी आपने एक और बुक लिखी 2019 में, यक्षिणी, आप उसके बारे में थोड़ा कुछ बताओ, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो यक्षिणी तो मैंने पहले लिखी थी 2017 में। अच्छा। सेल्फ पब्लिश्ड बुक थी उस टाइम पर, लेकिन बाद में क्या हुआ कि वो बुक इवन एज सेल्फ पब्लिश्ड बुक वो बहुत अच्छी चली थी। फिर मेरे एजेंट के थ्रू उस बुक को फिर से रिलीज किया गया इन 2019 और तब रूपा पब्लिकेशंस आ गए थे ऑन बोर्ड। तो मतलब अभी वो रूपा पब्लिश्ड बुक है। और ये जो बुक थी ना, जो कॉन्सेप्ट है यक्षिणी का, मुझे बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट हुआ था उस टाइम पे जब मैंने पढ़ा था। तो यक्षिणियाँ जो होती हैं, टू टेल यू द लोर ऑफ इट, ये डेमीगॉड्स हैं, मतलब भगवान और इंसान के बीच। और हिंदू लोर में 36 यक्षिणियाँ हैं। हर यक्षिणी को एक क्या कहते हैं, एक गुण है, एक क्वालिटी है कि वो आपको एक वरदान दे सकती है ऑफ अ स्पेसिफिक थिंग। मतलब एक यक्षिणी आपको धन देगी, एक आपको यश देगी, एक आपको, ऐसे अलग अलग चीज़ें हैं जो आपको यक्षिणी दे सकती है। और इस यक्षिणी की पूजा की जाती है, मतलब साधना की जाती है। अगर किसी को संतान प्राप्ति चाहिए तो वो उस यक्षिणी की पूजा करेगा, उस पर्टिकुलर यक्षिणी की, और यक्षिणी को धरती पर बुलाएगा। अगर उस पूजा के टाइम कुछ गलत गया तो वो आपको ब्लेसिंग मिलने का मतलब आपको शाप मिल जाएगा या तो कुछ गलत हो जाएगा ऐसे। तो मैंने जो बुक लिखी थी वो इसी लोर पे बेस्ड थी कि एक यक्षिणी है जिसको शाप मिल चुका है अलकापुरी में, जो उनका अबोर्ड है, जो जहाँ वो रहते हैं। और अलकापुरी से शाप लेकर उसका शाप ये है कि उसको धरती पर आना है और एक जन्म यहाँ बिताना है एज ए ह्यूमन गर्ल। तो वो एक पाटिल फैमिली में, जो मतलब महाराष्ट्रियन पाटिल लोग रहते हैं, उनकी फैमिली में उसका जन्म होता है और वो 7वीं लड़की होती है उस फैमिली की। और ये स्टोरी उस पर बेस्ड है। अब क्या है कि उसके अंदर एक यक्षिणी है, तो इसीलिए उसकी जो ग्रोथ है, लड़की का नाम होता है मीनाक्षी स्टोरी में। तो वो जब 15 साल की हो जाती है तो वो ऑटोमेटिकली मतलब एक ग्रोन वुमन के जैसे दिखने लग जाती है। अच्छा, ओके। और उस पर ये क्या कहते हैं, समाज की बुरी आंख उस पर पड़ जाती है। और जब भी कोई उसका फायदा उठाने जाता है तब उसके अंदर की यक्षिणी जागृत होती है और वो बदला ले लेती है। लेकिन द थिंग इज, स्टोरी इस पर ये कॉन्सेप्ट से स्टार्ट होती है, बट द कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट ये है कि मतलब जब ये यक्षिणी बदला ले रही है, एग्रेसिव हो रही है, तो उसका जो नतीजा है वो तो इस लड़की, ह्यूमन लड़की को भुगतना पड़ेगा ना, क्योंकि जब वो ह्यूमन फॉर्म में है, क्योंकि वो तो सोचेंगे कि ये चुड़ैल है, ये विच है। तो ये पूरा सोसाइटी का जो व्यू था उस पर, उसके ऊपर मैंने ये बुक बेस करके बनाई थी और बहुत चली थी ये बुक। फेमिनिस्ट ग्रुप्स इनफैक्ट ये बुक को बहुत पसंद किए थे और बहुत सारे लोगों ने इसका भी कॉस्प्ले भी किया है कवर का। रिसेंटली यक्षिणी पे एक वेब सीरीज भी आई है, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी इट ऑल्सो। अभी तक तो मैंने देखी नहीं, बट वो भी आई विल सी। आपने देखी है अभी? देख तो ली है, लेकिन यक्षिणी क्या है ना, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो इतना फैसिनेटिंग है कि बहुत लोगों को ये ललचा देता है कि मतलब ये करना है मुझे इस सब्जेक्ट पे। तो जो लोर है वो तो फिक्स्ड है, ये जो अलकापुरी का लोर है वगैरह ये तो फिक्स्ड है, लेकिन उसके बाद आप उस सब्जेक्ट को कैसे लेके जाते हो उस पर वो इंटरेस्ट वहाँ आता है, क्योंकि आप वही लोर तो बार बार नहीं देखोगे ना। तो जैसे मेरे बुक में मैंने एक एंगल लिया था, तो ये जो सीरीज है उसने एक और एंगल लिया है जो थोड़ा कॉमेडी का है। तो हाँ, मुझे थोड़ा फ्रिवलस सा लगा वो। आई मीन आप इतने डीप सब्जेक्ट को ले रहे हो और उस पर कॉमेडी बना रहे हो जो भी मतलब इतना एंटरटेनिंग नहीं है। तो ठीक है, ऐसी बात है, लेकिन है पैरेलल्स तो होते हैं।
सो टॉकिंग अबाउट वेब सीरीज, आपने ऐसे मेंशन करा था कि आपकी भी वेब सीरीज आ रही है, तो कब देखने को मिलेगी, क्या है मतलब? वेब सीरीज बनाना मतलब बहुत ही मुश्किल का काम है, ये तो मैं सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। 2 हम्म। साल से हम एक वेब सीरीज का जो स्टोरीज का जो कलेक्शन होता है, मतलब जिसको बाइबल कहते हैं, हम्म। वो हम क्रिएट कर रहे हैं। एज अ राइटर तो मेरा उसमें कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं ही वो मेन स्टोरी राइटर हूँ विद माय प्रोड्यूसर फ्रेंड, हम 2 लिख रहे हैं साथ में। तो ये वेब सीरीज 2 साल से हम लिख रहे हैं, अभी बहुत अच्छी शेप उसने ले ली है। एक चैनल के साथ हम कनेक्टेड भी हैं, जो कि ये प्रोडक्शन में फिर से बहुत जल्दी से जाने की मतलब बात चालू है। मतलब 2025 में भी? शायद, हाँ, शायद नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट में ये वेब सीरीज स्क्रीन पर आएगी, लेकिन अब ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि इट जिंक्सेस थिंग्स। दैट्स ट्रू। जैसे आपने जिंक्स की बात करी, तो डू यू बिलीव इन सच स्टफ, थोड़ा सुपरस्टिशन एंड ऑल? अगेन जिंक्स तो ऐसा होता तो है, मतलब कि कोई आप पर बुरी नज़र डाले, उसका इफेक्ट तो आपको फील होता है थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं, है ना। लेकिन मोस्टली ये ऐसा भी होता है कि अगर आप एक काली बिल्ली अगर रास्ता काट गई, या आप घर से बाहर निकले, आपने देखा कि किसी ने चावल के दाने गिराए हुए हैं, दीज आर द कॉमन थिंग्स, राइट। तो आपको ऐसा फील तो होता है कि मतलब किसी ने कुछ किया है, और फिर आपका सारा दिन उसी में जाएगा कि मतलब ये कुछ किसी ने किया है, और शायद उस वजह से चीज़ें गलत होती है, क्योंकि आपका मेंटल कंडीशनिंग अभी ऐसा हो गया कि कुछ गलत होने वाला है। मतलब आपके ब्रेन ही वैसे साइंस ढूंढने लग जाता है, क्योंकि आप अपने ब्रेन को जो यकीन दिलवा दो ना, फिर वो उसके साइंस पिक करता है। मैं अपने आप को ऐसे ही कंडीशन करता हूँ कि अगर कुछ भी हो जाए, अगर आईना भी टूट जाए घर में ना, मेरे साथ कुछ नहीं होगा, I'll be safe. ये दिस हैज नथिंग टू डू विद मी, इट्स एन ऑब्जेक्ट जो गिर गया, टूट गया। बट जैसे सुपरस्टिशन के आसपास ही अगर हम देखें तो काला जादू और ये सब भी आता है, तो डू यू बिलीव कि काला जादू जैसी चीज होती है, करवाओ तो इफेक्ट पड़ता है? होती तो है काला जादू, क्योंकि हर इंडिया के हर गांव में ये चीजें होती है, हर दूसरे शहर में। वो कितनी इफेक्टिव है या उसका सच क्या है, ये बात अलग है। उसका सच क्या है, क्या हो रहा है ना, अभी ये काला जादू के नाम पे लोग कमर्शियलिज्म ज्यादा कर रहे हैं। अच्छा, लाइक हाउ, कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल अभी काला जादू हो रहा है, तो ठीक है, ये धागा बांध दो, ये पूजा करा लो, इसके 100 रुपये लेंगे, ये पूजा करो तो 500 रुपये लेंगे, है ना। सो वो चीज़ों के वजह से इनका प्रचार ज़्यादा हो रहा है। लेकिन जो एक्चुअल काला जादू है, या जो भी है, मंत्र है, तंत्र है, वो एक अलग ही कॉन्सेप्ट है। वो हमें पता नहीं कि किस बेसिस पे, किस थियोरी पे चल रहे हैं। जैसे आई एम टॉकिंग अबाउट रियल्स, फॉर एग्जांपल अभी एकदम आप सीरियस बात करो कि व्हाट इज द एक्चुअल राइट अप्रोच, तो मैं कहूँगा हनुमान चालीसा जब हम पढ़ते हैं, तब हमें ये टोटल फीलिंग ऐसा होता है कि वी आर सिक्योर, हम सेफ हो गए। तो वो तो अभी सालों सालों से चलते आ रहे हैं, है ना। और वो क्या है, वो एक ऐसा बिलीफ है, प्लस उस वर्ड्स में कोई ऐसी शक्ति भी है शायद, जिस वजह से हम प्रोटेक्टेड हो जाते हैं। और हम नाम भी ले रहे हैं किसकी, बजरंगबली की, राइट। तो वो डेफिनेटली वो इफेक्ट करता है, विच ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव एनर्जी जो है हम कॉन्जर कर रहे हैं। अब काला जादू जो है, ये इसका बिल्कुल रिवर्स है। तो लोग जो मतलब काला जादू प्रैक्टिस करते हैं, वो ये ट्राई करते हैं कि आप में वो नेगेटिव फीलिंग आप वो क्रिएट करें, ताकि आप उस नेगेटिविटी में ही जिए, उस नेगेटिविटी में ही मतलब परेशान रहे। जैसे अभी वशीकरण पे वो जो मूवी निकली थी शैतान, राइट। तो शैतान में क्या होता है, वही है, काला जादू ही है कि मतलब आप मेरे वश में आ जाओ। तो अब मूवी है तो उसको एग्जैजरेट तो करेंगे ही, लेकिन रियलिटी में क्या होता है कि अगर आप ऐसी कोई चीज़ देख लो और आपको दिमाग में किसी ने बोल दिया कि ये कुछ खाओगे आप, मतलब आपके कंडीशनिंग है, आपने पहले से सुना है कि अगर मैं कुछ किसी स्ट्रेंजर से लेकर खा लूँ तो शायद मेरे पे भी हो जाएगा। तो शायद आप उस वजह से ही, वो फीलिंग के वजह से ही आपको ऐसा फील होता है कि ठीक है, मैं पोजेस्ड हो चुका हूँ। जैसे अब तो काला जादू, पैरानॉर्मल एक्टिविटी, सारी बात हो गई, बट आप कोई ऐसी बुक लिख रहे हो काला जादू पे, या कोई अपकमिंग बुक्स किस टॉपिक पे है, कुछ बताओ। काला जादू पे तो मैं बहुत कुछ लिख चुका हूँ वैसे ऑलरेडी। मैं बुक्स में आपको वो थीम तो बहुत बार मिलेगा। एक बुक भी लिखी थी मैंने, द इविल आई एंड द चार्म, जो नींबू मिर्ची पे बेस्ड थी टोटली। अच्छा। क्योंकि नींबू मिर्ची भी ऐसा माना जाता है कि मतलब अगर आप वो रखोगे तो फिर लोगों की बुरी नज़र आपके घर पर नहीं पड़ेगी। तो वो मैंने थोड़ा उस पर रिसर्च कर एनालाइज कर
एक स्टोरीज का कलेक्शन बनाया है, बहुत पहले की बुक है, 2016 की बुक है। जैसे कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हो? अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में एक तो जय के साथ जो मैं बुक बता रहा हूँ वो तो है, फिर दूसरा मेरा जो चिल्ड्रंस हॉरर जो बहुत चला था लास्ट टाइम, प्लेथिंग्स, उसका भी सेकंड बुक अच्छा, तो second part. वो रिलीज होगा ओह, मे बी मार्च या अप्रैल में। 2015। और एक बुक है पुनर्जन्म की जो स्टोरी है, पुनर्जन्म मुझे एक और Okay. कॉन्सेप्ट है जो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि उसका एक्सप्लेनेशन इतना आसान नहीं है, उसको आप कैसे एक्सप्लेन करोगे। मेरे को भी बहुत फैसिनेटिंग लगता है, इनफैक्ट मैंने इस पर एक स्टोरी भी बनाई थी। एंड मतलब ऐसा था ना वो स्टोरी, जैसे एक इंडिया का ही केस है कि एक 6-7 साल का बच्चा होता है, वो बोलता है कि मेरा ऐसे ऐसे मर्डर हुआ था, और वो जो डिटेल्स देता है ना वो एग्जैक्टली वही होती है। हाँ, वो अपना घर पहचान लेता है, अपने पेरेंट्स पहचान लेता है। तो कैसे एक बच्चे को कैसे पता है? ये एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है बहुत कि इसका कोई आप हर चीज को, पोजीशन को भी आज मैंने किसी ना किसी तरह एक एक्सप्लेनेशन दे दिया है, बट क्योंकि इसका उसका, तो क्या लेकिन है? इसका क्या दोगे आप, क्योंकि एक इंसान जो, मतलब इंसान भी नहीं, बच्चा छोटा जो सा, भी पैदा वो ही हुआ है कैसे थोड़े पूरी दूसरी लाइफ देख सकता है, वो भी खुद के स्टेट में नहीं, बाहर ही होगा कहीं ना कहीं। वही। तो ये केस, इस पर मैं एक बुक लिख रहा हूँ, लिख चुका हूँ इनफैक्ट, और उसको मैं ये साल रिलीज करने की प्लान कर रहा हूँ अराउंड हैलोवीन। ओके, तो काफी सही टाइमिंग। उसका टाइटल होगा लाइक द पास्ट लाइफ ऑफ आदित्य नायक, और फिक्शन है बट इट्स अ फैंटास्टिक रीइंकार्नेशन स्टोरी। तो हाँ, ये है, प्लस वेब सीरीज, फिंगर्स क्रॉस्ड। लुकिंग फॉरवर्ड टू सी ऑल द प्रोजेक्ट्स, बुक पढ़ने के लिए, वेब सीरीज देखने के लिए। टू एंड दिस पॉडकास्ट मैं ये जानना चाहूँगी, जैसे आपने इतना सब कुछ कर लिया, अपने शॉर्ट स्टोरीज, हॉरर स्टोरीज, वेब सीरीज, एवरीथिंग, तो कुछ टिप्स, जैसे मैं भी अभी अपनी बुक्स पब्लिश करने के प्रोसेस में हूँ, गोस्ट राइटर हूँ, कुछ टिप्स दीजिए जो थोड़े न्यू ऑथर्स के लिए हों। स्पेशली मैं, हाँ, न्यू ऑथर्स को ये कहना चाहूँगा ना कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट किसी ट्रेंड को फॉलो मत करो। अच्छा। लाइक मोस्ट ऑथर्स देख लेते हैं कि ठीक है ये बुक अभी फेमस हो गई तो मुझे उसी तरह की बुक्स और लिखनी है ना, तो वो नहीं चलता है। जो बुक्स एक्चुअली चलती हैं वो, उनमें कुछ ना कुछ यूनिक कंटेंट होता है, ये या तो वो स्टाइल यूनिक होगा, या जॉनर यूनिक होगा, या कुछ ऐसा होता है। तो बेसिकली फॉलो योर हार्ट। अगर आपके दिल में, दिमाग में एक स्टोरी बैठी है कि ये स्टोरी मुझे लिखनी है, तो फिर बाद में दुनिया की मत सुनो। अच्छा, okay. कि लोग कहेंगे कि ठीक है ये हॉरर क्यों लिख रहा है। मुझे तो बहुत लोगों ने ये भी पूछा था उस टाइम पे कि व्हाई आर यू राइटिंग हॉरर, व्हाट विल यू ईट, बिकॉज नोबडी इज गोइंग टू बाय हॉरर। लेकिन अब यही तो चल रहा है time मेरे has लिए। changed. तो द थिंग इज, दुनिया के लिए जो चलता होगा वो शायद आपके लिए नहीं चले, और आपके लिए जो चले वो शायद सारी दुनिया वो फॉलो नहीं कर सके। मतलब हर्ड का पार्ट मत बनो। So just take what you like, what you really deeply resonate with, and write that. एंड सबका एक ये भी सवाल रहता है, ऑथर बनने में, इस लाइन में आने में पैसा है कि नहीं है, मतलब हाउ डू यू सस्टेन योरसेल्फ? ये तो बहुत ही मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया, लेकिन द थिंग इज, एज बुक्स, बुक्स में इतनी रॉयल्टी आपको कभी नहीं मिलेगी, दैट इज फॉर ट्रू। और ये अनलेस यू बिकम समबडी लाइक मे बी चेतन भगत या अमीश त्रिपाठी, है ना, तो इट्स हार्डली एनी इनकम, मतलब हार्डली भी नहीं कह सकते, रिस्पेक्टेबल है। लेकिन द थिंग इज, अगर आपके बहुत बड़े गोल्स हैं, एस्पिरेशंस है, फाइनेंशियल गोल्स आई मीन, तो बुक्स आर नॉट गोइंग टू टेक यू देयर। ओके। बट बुक्स लिखकर आपको, बिकॉज यू आर रिटन अ बुक, आपका एक प्रोफाइल बन जाता है दैट यू आर एन ऑथर, यू आर अ पब्लिश्ड ऑथर। अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है, अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं, एंड देन इट्स अप टू हाउ यू टेक इट, यू नो, मतलब आप उसका क्या करते हो एज एन ऑथर, आप क्या कर रहे हो। ये बीइंग एन ऑथर इन टुडेज वर्ल्ड इज नॉट द एंड ऑफ द जर्नी। आपको ऑथर बनकर यू हैव टू यूज दैट टू डू समथिंग इवन बेटर। इट्स जस्ट द बिगिनिंग। हाँ, तो दैट्स इट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक डायरेक्ट एग्जाम्पल अगर दे दूँ तो इफ योर बुक गोज टू स्क्रीन, सो दैट्स गुड मनी, राइट? सो देन ऑथर बने थे आप, आपने बुक पब्लिश की थी, वो बुक चली, इसलिए आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली कि वो अडेप्ट हुई, राइट? सो यू नो, ये अपॉर्चुनिटीज आप खोल रहे हो। बट आई फील अब तो ये ना बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो रहा है। जैसे अब आलिया भट्ट का बुक आया है, आलिया भट्ट ने खुद एक बुक पब्लिश कर दी। सो दिस इज़ लाइक, मेरे को लगता है चाहे जितने भी इन्फ्लुएंसर्स भी हो, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ने अपनी बुक लिखी है अपनी जर्नी पे, बहुत सारे बिजनेसमैन ने अपनी जर्नी पे बुक्स लिखी है, लाइक लिखवाई है घोस्ट राइटर्स से। एंड अब मुझे लगता है ना कि ज़्यादा लोग इस चीज़ को वैल्यू कर रहे हैं कि बुक लिखना अपनी जर्नी पे या लिखवाना, चाहे फिक्शन, थोड़ा लेगेसी क्रिएट करने वाली बात हो गई।
आई थिंक अब थोड़ी ये फिर से वही बात हुई कि लोगों को है ना अपना प्रोफाइल बनाना है, हाँ और सबको तो बहुत लोगों को पसंद है कि दे हैव दिस एस्पिरेशन कि मेरा नाम एक दिन एक बुक के कवर पर हो। A lot of people have that kind of intention. अगर कॉन्शियसली नहीं तो लेटेंट एक थॉट है दिमाग में तो पीछे रहते हैं। ऑल्सो जैसे आपको क्या लगता है, जैसे सेलिब्रिटीज जो बुक लिखते हैं वो चलती है नहीं चलती, क्यों Depends कौन चलेगी? सेलिब्रिटी है, किस तरह से लिखी गई है, क्योंकि अगर वो सेलिब्रिटी की स्टोरी रियली पढ़ने लायक है, मतलब इट्स रियली अ फैसिनेटिंग स्टोरी, तो ये ऑफ कोर्स चलता है। और ये बात है ना कि सेलिब्रिटीज जो स्टोरीज लिखते हैं वो अपने लाइफ पे लिखते हैं, लिखते हैं और हम थोड़े स्टार स्ट्रक ऑडियंस हैं। हम लोग को Right. पढ़ना है सेलिब्रिटीज की लाइफ में क्या चल रहा है, तो वो एक वोयूरिस्टिक जो डिलाइट है उसमें कि हमें देखना है कि असली में क्या हुआ था। तो मेरी फर्स्ट सेलिब्रिटी बुक जो मैंने पढ़ी थी ना, वो मीना कुमारी के स्टोरी पर थी। ओके तो वो किस तरह से मीना कुमारी's लाइफ वाज वेरी ट्रैजिक। शी वाज एक्ट्रेस ऑफ द 60s एंड 60s 70s में शायद उनकी लास्ट मूवी आई थी पाकीज़ा। तो ये जो उनका जो लाइफ था वो बहुत ट्रबल्ड था पहले से, और एक्टिंग उनके लिए एक टाइप की थेरेपी थी। अच्छा इट वॉज नॉट लाइक वो एक्टिंग इसलिए कर रही हैं एंड सो दैट मस्ट बी हर लाइफ, नहीं, दैट वॉज जस्ट अ दवाई। ओके एंड शी टर्न्ड एन अल्कोहलिक, शी हैड अफेयर्स। तो ये सब पढ़ने में ना एक तरह का वी अंडरस्टूड द पर्सन बिहाइंड द सेलिब्रिटी। इट वॉज अ वेरी वेल रिटन बुक, अभी भी होगी ये बुक, मैं ऑथर का नाम भूल गया हूँ, बट इट्स वेरी इजीली अवेलेबल। तो ये जो स्टोरी थी ये मेरे साथ बहुत रेजोनेट की। आई फेल्ट एंड आई वाज वेरी यंग एट दैट टाइम, तो थोड़ा इंप्रेशन। तो ऐसे अगर आप बुक लिखो ना जो आपको कुछ सिखाए, तो सेलिब्रिटीज ने लिखनी चाहिए बुक, चाहे सेलिब्रिटी लिखे नॉर्मल मैन, वो हाँ, चलेगी। अगर एकदम इंस्पायरिंग स्टोरी हो, जैसे स्टीव जॉब्स की जो स्टोरी है, या इवन फॉर दैट मैटर जकरबर्ग की स्टोरी कि कैसे वो बने जो वो आज हैं। बिल गेट्स की तो हजारों बुक हैं। तो ये ना इस तरह की स्टोरीज लोगों ने पढ़नी चाहिए बिकॉज दे आर इंस्पिरेशनल। बट सेलिब्रिटी बस इसलिए बुक लिखे हैं क्योंकि उनको फेमस होना है, और फेमस तो है ही वो, मतलब थोड़ा और कुछ ऐड हाँ, करना है अपने प्रोफाइल में। एक और डिमेंशन, वन मोर फेदर इन द कैप टाइप। So I think that is, you have to take it with a pinch of salt. ओके तो आपके अकॉर्डिंग किस एक्टर या एक्ट्रेस ने अच्छी किताब लिखी है और किसने फ्लॉप किताब लिखी आप है? मुझे एक बहुत टाइट सिचुएशन में डाल रहे हो, अभी कमेंट्स में सब गालियाँ आएंगी। अरे नहीं ऐसी नहीं, ऑडियंस बहुत अच्छी है। आई फील जो एक सेलिब्रिटी जिसकी बुक होनी चाहिए थी, जो नहीं है अभी तक, हाँ जो मतलब बहुत लोग पढ़ेंगे अगर वो रिलीज हुई, और वो रिलीज नहीं हुई है क्योंकि उसका रीज़न अभी आपको पता चलेगा जब मैं नाम लूँगा। ओके सुशांत सिंह राजपूत। ओके अगर उनके लाइफ के ऊपर एक स्टोरी बनी, मतलब उनकी लाइफ की ही स्टोरी, अगर लोगों को एक्चुअली पता चले कि क्या हुआ था, वो कहाँ से आए, कैसे वो एक वर्ल्डविंड सक्सेस बने, शेयर टैलेंट पे। इसमें कुछ नहीं था, कोई कनेक्शंस नहीं थे, कुछ नहीं था, शेयर टैलेंट से स्ट्रगल करके वो एक टॉप स्टार बने, और टॉप स्टार बनने के बाद जो ट्रेजेडी हुई। तो ये बुक अगर कोई लिखे अच्छी तरह से, ठीक तरह से, मीन्स विद ऑल द, मुझे पता नहीं अगर सुशांत सिंह राजपूत पर बुक ऑलरेडी आई है या नहीं, बट एक ऐसे बुक जो रियलिटी को रिवील करे, दैट्स समथिंग दैट शुड वर्क। ट्रू आई गेस हमने सारे ही टॉपिक्स टच कर लिए एंड इट वाज ग्रेट स्पीकिंग विद यू। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच आज यहाँ आने के लिए और सब कुछ बताने के लिए, चाहे वो घोस्ट स्टोरीज के बारे में हो या ये हो कि कैसे ऑथर्स, आप कैसे आप ऑथर बन सकते हो, न्यू ऑथर्स के लिए थोड़ी टिप्स। सो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अनदर पॉडकास्ट सून।